अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 192 सौदे पर सौदा। बस कुछ सेकंड की दूरी थी जब वेटर की नजर सबसे पहले अपने पैरों के पास पड़े हुए उस ड्रग्स के पैकेट पर पड़ जानी थी। लैला का दिल घबराहट के मारे जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। उसने एक पल को अपनी आंखें मूंदकर एक गहरी सांस ली और जैसे एकदम से उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है, वो एकदम से झुकी और ट्रे में रखी कॉफी का मग उठाया और पूरा का पूरा मग अपने कपड़ों पर और कुछ वेटर के ऊपर गिरा दिया। नीचे फर्श पर झुकता हुआ वेटर कॉफी के गिरते ही हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। लैला ने एकदम से मासूम सा मुंह बनाकर कहा, ओ आई एम रियली वेरी सॉरी, वो पता नहीं कैसे मग मेरे हाथ से फिसलने को हुआ था। वेटर ने एकदम पोलाइटली कहा, इट्स ओके मैम, कहकर वो एक बार फिर से नीचे झुकने को हुआ। तभी लैला ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, ये कॉफी तो बेकार हो गई और जो वो ट्रे में रखी है वो भी ठंडी हो गई होगी, इसलिए आप 2 कॉफी और ले आइए और क्लीनिंग स्टाफ को भी भेज देना। उसकी बात सुनकर वेटर सिर हिलाते हुए हामी भरता हुआ वहां से चला गया, जबकि लैला उसके जाते ही जल्दी से झुककर वो पैकेट उठा चुकी थी। कबीर अभी भी कंफ्यूज्ड ही बैठा हुआ था। उसे लैला का ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। कबीर ने कुछ झुंझुलाई हुई आवाज में पूछा, तुम्हें क्या हुआ है लैला? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने देखा तुमने जानबूझकर वो कॉफी का मग वेटर पर गिराया था। कबीर का सवाल सुनकर लैला उसके बगल में आकर बैठ गई और अपनी मुट्ठी में बंद ड्रग्स का वो मिसिंग पैकेट उसके सामने खोल दिया। जैसे ही कबीर की नजर उस पैकेट पर पड़ी, उसे भी एक शॉक सा लग गया। उसने लैला की हथेली से वो पैकेट उठाते हुए कहा, ये तुम्हें कहां से मिल गया? तब लैला ने बताया, शायद उस बॉक्स के खुलने की वजह से ये एक पैकेट मेरे बैग में ही गिर गया हो। इसका मतलब ये कि जो तुम्हारे रूम में सब कुछ तहस नहस किया गया था वो पैकेट की तलाश में किया गया था। लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, अब इसके बाद तो यही कहा जा सकता है। लैला का जवाब सुनकर कबीर की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गई थीं। उसने उस पैकेट को हाथ में लिए हुए उलट पुलट करते हुए कहा, अब अगर ये बात उस ड्रग्स वाले बंदे के आदमियों तक पहुंच गई कि ये पैकेट तुम्हारे बैग से बरामद हुआ है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो लोग क्या करेंगे। ये सुनते ही लैला के चेहरे पर भी परेशानी छा गई। कबीर की नजर जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने गौर से देखते ही कहा, अरे तुम इतना परेशान मत हो, मैं देखता हूं कि ये पैकेट उन्हें कैसे वापस किया जा सकता है। बस कहीं से भी ये जाहिर करना है कि पैकेट तुम्हारे पास नहीं बल्कि कहीं और मौजूद था। इस बात पर लैला सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। उसे अंदर ही अंदर अजीब सा वहम सता रहा था। उसने थरथराती हुई आवाज में खुद को कोसते हुए कहा, पता नहीं कैसा भाग्य लेकर पैदा हुई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुसीबतों ने पता नहीं क्यों सिर्फ मेरा ही घर देख लिया हो। इतना बच बच कर चलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हर बार न जाने क्यों ये परेशानियां मुझे आ घेरती हैं। कबीर ने जब उसे ऐसे परेशान होते हुए देखा तो हल्के से उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और फिर बालों के अंदर से उसके सिर को हल्के हल्के सहलाते हुए कहा, परेशानियां आती जाती रहेंगी लैला, और अगर परेशानियां ना आए तो इसमें हमारा नुकसान ही है। ये आती ही इसीलिए है ताकि हमें हालात से लड़ना सिखा सके, हमें मजबूत बना सके। हर बार की तरह इस बार भी कबीर की बातें लैला के दिल पर खूब अच्छे से असर तो कर रही थी, लेकिन दिल में अभी भी इस बात का खौफ था कि वो जाने अनजाने में ही कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। और उस पर कयामत ये थी कि इस बारे में सहगल साहब या अरमान को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो अपनी धुन में अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे कबीर की उंगलियों की सरसराहट अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसे एहसास भी नहीं हुआ था कि कबीर की उंगलियां उसके सिर को सहलाते हुए उसकी गर्दन तक आ पहुंची थी। उसने एक झटके में उठते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए कबीर सर। लैला का एकदम से बदला हुआ बिहेवियर कबीर को भी कुछ हैरान सा कर गया था, लेकिन उसे खुद का ये अंदाज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनजाने ही वो लैला को इस तरह से टच क्यों करने लगा था। एक पल को उसे भी लैला के साथ अपना इस तरह करीब होना शर्मिंदा सा कर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने दिनों बाद लैला के इस तरह नजदीक आना उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन वो अभी इस तरह की कोई भी बात करके लैला के गुस्से को और हवा नहीं देना चाहता था।
इसीलिए उसने नजरें झुकाए हुए कहा, सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन लैला ने उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप पलटकर अपने कबर्ड के पास चली आई और फिर उसमें यूं ही अपने कपड़े सही करने लगी। कबीर उसे इस तरह खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर समझ चुका था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए उसने एकदम से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। कहते हुए उसने अभी गेट खोला ही था कि सामने वेटर एक बार फिर से कॉफी लिए खड़ा था। कबीर ने उसकी ट्रे से अपनी कॉफी उठाई और दूसरी कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मैडम को दे दो, और फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुहाना भी बाहर से लौटकर आ ही रही थी कि तभी उसके घर के ठीक सामने माया की बड़ी सी कार आकर रुकी। उसे बाहर ही देखकर माया बेहद खुश हुई। कार से उतरकर उसने एकदम से सुहाना को अपने गले से लगा लिया और बोली, फोन पर तेरी आधी अधूरी बात सुनकर मन बहुत परेशान सा हो गया था, इसीलिए सोचा कि मैं खुद से ही मिलाऊं। सुहाना भी उसे भींचकर गले लगाते हुए बोली, वाकई में मुझे भी तेरी सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। फिर धीरे से उससे अलग होते हुए सुहाना माया का हाथ थामे हुए अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए बोली, आओ ना, अंदर चलकर बात करते हैं। और वो माया को लेकर सीधे सुलोचना जी के कमरे में चली आई। वहां मौजूद नर्स ने उसे देखते ही कहा, आज की सारी मेडिसिन पेशेंट को दे दी है, अब मैं चलती हूँ, कहकर वो चली गई। जबकि माया की नजरें सुलोचना जी के चेहरे पर ही अटकी हुई थी। वो उन्हें पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, ये तो सुलोचना ताई हैं, मैं जानती हूँ इन्हें, शायद बचपन से। ये सुनकर सुहाना को कुछ खुशी सी महसूस हुई कि शायद अब माया ही सुलोचना जी और पाहुजा साहब के रिश्ते के बारे में उसे कुछ बता सकेगी। इसीलिए सुहाना अगले ही पल माया का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए हॉल में लिए चली आई। फिर उसके सामने बैठकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बिल्कुल रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में बोली, क्या वाकई तुम इन्हें जानती हो और तुम्हें इनके और डैड के रिश्ते के बारे में भी पता है? अगर हाँ तो प्लीज माया, मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। माया उसके लहजे में छिपी बेचैनी महसूस कर उसका चेहरा गौर से देखने लगी। सुहाना ने उससे एक बार फिर से तड़प कर पूछा, बताओ ना माया। माया ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सॉरी सुहाना, लेकिन मैंने इन्हें कई फिल्मों में देखा है एज अ जूनियर आर्टिस्ट, इससे ज्यादा मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर सुहाना कुछ उदास होते हुए बोली, क्या इस पूरे बंबई में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझे डैड और माँ के रिश्ते के बारे में कुछ बता सके? आज वो लतिका जी मुझे इतनी बातें सुनाकर गई हैं। मेरी बीमार माँ को न जाने क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैं उनके एक भी सवाल को काट नहीं सकी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ लतिका जी के पति की जिंदगी में क्या रोल निभा के निकली है। ये सुनकर मायरा ने उसे एकदम से अपने गले से लगाते हुए कहा, सुहाना रो मत प्लीज, अभी तुझे और किसी बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी बस आंटी की तबीयत ठीक होने पर फोकस कर। दुनिया का तो काम ही यही है, लोगों को बिना वजह डिस्टर्ब करने का, लेकिन अभी तुझे इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है सुहाना। लेकिन सुहाना ने खुद को माया की बाहों से धीरे से छुड़ाते हुए कहा, नहीं माया, मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। पहले उन्होंने डैड से ये बात कहलवाई और अब खुद भी भरे रेस्टोरेंट में मुझे इतनी बातें सुनाई। अब उनको मैं इस तरह से अपनी माँ की और बेइज्जती नहीं करने दे सकती। उन्होंने रेस्टोरेंट में जो कुछ भी किया है, अब उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। माया उसके चेहरे से उसके इरादे भांपते हुए बोली, प्लीज काम डाउन सुहाना, वो सिर्फ लतिका जी नहीं है, वो तेरे डैड की फैमिली है, सुजॉय है तेरे अपने भाई से भी बढ़कर। इसीलिए जो कुछ करना सोच समझ के करना। मगर सुहाना ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने सोच लिया है माया कि मुझे क्या करना है। अब मेरे स्टेप से चाहे किसी की भी इज्जत पर कोई भी आंच आए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अरे जिंदगी के 19 साल मेरी माँ ने झोंक दिए इसी परिवार की इज्जत के लिए। बदले में क्या मिला उन्हें? हर महीने जरूरत के पैसों से भरा एक लिफाफा, गुमनामी भरी जिंदगी। अब जब मेरी माँ मेरे पास है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के साथ लड़ रही है, तो मैं क्यों नहीं उनकी आइडेंटिटी जाहिर करूं? माया ने उसके चेहरे से छलकते हुए गुस्से को देखकर इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर समझा। उसने धीरे से बस इतना ही कहा,
तू चाहे जो भी कर सुहाना, तू हर मोड़ पर मुझे अपने साथ खड़ा पाएगी। कहते हुए उसने धीरे से अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। लैला को रह रहकर कबीर की उन उंगलियों की सरसराहट याद आ रही थी। कबीर वो सब करके लैला को अजीब सा एहसास दे गया था, लेकिन इस छुअन में अब पहले की तरह कोई सुकून नहीं था, बल्कि तब से लैला का मन अशांत और उलझन भरा हो रहा था। यह अशांतपन उसे ड्रग्स वाले मामले की वजह से तो महसूस हो ही रहा था, और साथ ही में उसमें कबीर के बिहेवियर की वजह भी शामिल थी। तभी फोन की रिंग बज उठी तो लैला का ध्यान टूटा। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से ऑपरेटर की आवाज आई, आपके लिए इंडिया से कॉल है। ये सुनकर लैला कुछ चौंक सी गई। उसने ओके कहकर कॉल ट्रांसफर करने के लिए कहा और फिर मन ही मन अंदाजा लगाने लगी कि किसकी कॉल हो सकती है। तभी उधर से कानों में खुलती हुई सुजॉय की आवाज आई, हेलो लैला, मैं सुजॉय। लैला का इतना सुनना था कि वो एकदम से उठकर बैठ गई। सुजॉय साहब, आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ लैला, तुम कैसी हो? सुजॉय का इतना पूछना था कि लैला का दिल चाहा कि वो उसे एयरपोर्ट से लेकर अब तक की सारी बात सुना दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कुछ भी नहीं बता सकी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी ठीक हूँ। सुजॉय को लैला की रुआंसी आवाज सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। उसने कुछ परेशान लहजे में कहा, तुम ठीक हो तो तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? लैला सुजॉय का अंदाजा सुनकर एकदम से तड़प गई। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, सुजॉय साहब, वो मैं। लैला के कुछ कहने से पहले ही टू टू की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी थी। सुजॉय की कॉल कट हो चुकी थी। फिर लैला ने उसके दोबारा कॉल आने का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन सुजॉय की कॉल दोबारा नहीं आई। उस पूरी रात लैला बेहद बेचैनी से करवटें बदलती रह गई। बावजूद लेट से सोने के उसकी आंख सुबह जल्दी खुल गई थी। ड्रग्स के पैकेट का भूत उसे रात भर ख्यालों में सताता रहा था। सुबह शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर उसे फाइनली कबीर से अकेले में बैठकर बात करने का मौका मिला, तो उसने सबसे पहला सवाल यही किया, आपने इस बारे में कुछ सोचा? कबीर ने उसके परेशान चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, इस एक दिन में ही तुम कितनी बीमार सी दिखने लगी हो। लैला ने उसकी गहरी नजरें अपने चेहरे पर महसूस की तो कुछ झेपते हुए बोली, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पैकेट से पीछा छुड़ाने की फिक्र है कबीर सर, और कुछ भी नहीं। न जाने कबीर की नजरें उसे आजकल इतनी डिस्टर्ब करने वाली क्यों लग रही थी। उसे ये सब महसूस करके एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था, लेकिन अभी की सिचुएशन में वो कबीर को कुछ कह भी नहीं सकती थी। इस परदेश में और ऐसे हालात में एक कबीर ही तो था जिससे वो सारी बातें शेयर कर रही थी, और वो उसे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा रहा था। जबकि कबीर ने उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ी और फिर सिर हिलाते हुए हामी भरकर कहा, मैं सोच रहा हूं कुछ, तुम फिलहाल शूटिंग पर कंसंट्रेट करो। अरमान डरा सहमा सा अपने कमरे में ही पड़ा हुआ था। आज वो तबीयत ठीक न होने का बहाना करके रूम पर ही ठहरा हुआ था। तभी फोन की बेल बज उठी। उसने कुछ सहमी हुई नजरों से फोन की तरफ देखा। उसने फोन उठाना ही चाहा था कि रिंग बजनी बंद हो गई और फिर अचानक से डोर बेल बजने लगी। अरमान बौखलाया सा एकदम से जाकर गेट खोल बैठा। फिर सामने नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो दोनों वही थे जिन्होंने ड्रग्स वाली डील रिसीव की थी। अरमान के दरवाजा खोलते ही उनमें से एक ने आगे बढ़कर अरमान के सीने पर एक जोर से लात मारते हुए कहा, ऐसे छुप के बैठने का नहीं, रवि और शशि आ गए हैं, चुपचाप वो मिसिंग पैकेट ढूंढ के देने का। तब अरमान ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास वो पैकेट नहीं है। अगर रहती तो क्या मेरी इतनी हिम्मत थी कि मैं वो पैकेट अपने पास ही रखता, आपको लौटाता नहीं। उसमें से रवि ने कुछ सोचते हुए शशि को शांत रहने का इशारा किया और फिर अरमान से कहा, वो पैकेट तेरे पास नहीं, वो पैकेट उस हीरोइन के पास नहीं, तो आखिर उस पैकेट को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? जबकि तुम दोनों के अलावा कोई और इन्वॉल्व नहीं था इस डील में। अरमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मेरा यकीन करो, नहीं है हमारे पास कोई पैकेट। शशि ने एकदम से अपने तेवर बदलते हुए कहा, ठीक है,
मान लिया कि तेरे पास नहीं है वो मिसिंग पैकेट, तुझे छोड़ते हैं। अब शामत लेकिन उस हीरोइन की आएगी ना। ये सुनते ही अरमान ने जल्दी से कहा, उसकी जरूरत नहीं है, सहगल साहब ने आप लोगों के लिए एक डील दी है। ये सुनते ही रवि और शशि दोनों चौकन्ने से बेड पर बैठ गए और पूछा, सौदे पर सौदा? हाँ? ठीक है, चल बता कौन सी डील है। क्या अरमान उन मिसिंग पैकेट्स के बदले कोई और डील तय कर पाएगा? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।